प्यारे बच्चों नमस्कार। अरे बिहान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रवि चौरसिया आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी लोगों ने पीसीएमबी वाले हमारे सेगमेंट को बहुत सारा प्यार दिया। वही प्यार आप सभी बच्चों ने कॉमर्स वाले विषय को लेकर भी दिखाया। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारा संस्थान आप सभी बच्चों के लिए आर्ट वाले विषयों को भी लेकर आने वाला है यूट्यूब पर। और उसी की शुरुआत हमारे रितेश सर जी के द्वारा कर दी गई है इतिहास विषय को लेकर। और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के विषय के बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। और इस सीरीज में हम सभी लोग बहुत सारी बातें करेंगे और आपको मैं वो बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या, कोई भी क्यूरीज हमारे आर्ट विषय को लेकर अगर है तो डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म देकर रखा है, तो उस गूगल फॉर्म को आप सभी लोग भरिएगा और उस गूगल फॉर्म में आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर की, जो है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके साथ ही हम बहुत सारे चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस के हैं उनको आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पहले टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ हमारा टॉपिक है, आपने देखा होगा, दो ध्रुवीयता के अंत से संबंधित हमारा टॉपिक है। और यहाँ पहला क्वेश्चन है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं सामने, या आप देख सकते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, जनता को आर्थिक आजादी थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना, और अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो हमें ये बताना है कि इसमें से गलत वाला कथन जो है वो कौन सा है। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर अगर चलें तो यहां पर आप देखेंगे कि जनता को आर्थिक आजादी थी। यानी कि जब सोवियत संघ बना था और उसने काम करना शुरू किया 1922 से लेकर और 1991 तक, यानी कि 1991 के बीच में, तो वहां पर जनता को किसी भी तरीके की आजादी नहीं थी। इस कथन का कहने का मतलब यही है। तो आप यहां अगर स्पष्टीकरण पढ़ेंगे तो सोवियत मॉडल में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था, इसीलिए व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता जो थी ये बेहद सीमित थी, यानी कि लिमिटेड थी। लोगों को बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था से संबंधित आजादी नहीं हुआ करती थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम था। यानी कि जो सोवियत संघ टूटा था 1991 के लगभग, तो ये क्यों टूटा था, इसके पीछे का कारण क्या है, यानी कि इसका परिणाम कौन सा नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो गया। इसके बाद विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में पूरे तरीके से बदलाव हो गया। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ और मध्य पूर्व में संकट हुआ। यानी कि जब ये टूटा तो इसकी वजह से क्या नहीं हुआ। तो इसके सही आंसर की ओर जब हम चलते हैं तो इसका सही आंसर है कि मध्य पूर्व में जो संकट है ये समाप्त नहीं हुआ। तो यहाँ मध्य वाले क्षेत्र में दीर्घकालिक और बहुकालिक जो है संकट रहा है। इसका उद्भव सीधे तौर पर सोवियत विघटन का परिणाम नहीं माना जाता है। यानी कि बात करें हम तो ये सारी चीजें सोवियत संघ के विघटन के कारण ये सारी चीजें हुई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ के बीच में एक बार विचारधारा की जो लड़ाई थी उसका अंत हो गया। इसके बाद विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हो गया, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हो गया। ये सारे के सारे इसके परिणाम जो है ये थे। और ये वाला जो है मध्य पूर्व में संकट जो है ये इसका परिणाम नहीं था। इससे हमें ये बात पता चलती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलें तो ये है बोल्शेविक क्रांति, जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ये किस वर्ष हुई थी? 1915 में हुई थी या 1950 में हुई थी, इसके साथ ही 1945 में हुई थी या 1917 में हुई थी। तो यहां अगर इसके सही आंसर की ओर हम जाएं तो यहां आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर है 1917। यानी कि रूसी क्रांति के तौर पर हम जिसे जानते हैं वो क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, जब वहां के राजा जो जार निकोलस थे, जार निकोलस नाम के राजा के द्वारा जनता के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। खुद बहुत अच्छी जिंदगी जी और जनता को जो है वो बहुत ज्यादा भुगतने पर मजबूर कर दिया। इस वजह से ये क्रांति जो है हुई थी, वहां के लोगों ने ये क्रांति कर दी थी, इसीलिए ये 1917 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलें कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। यानी कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के तौर पर यहाँ कुछ नाम अगर आप देखेंगे कि जोसेफ स्टालिन थे, इसके अलावा निकिता सुचेव थे, लियोनेड ब्रेजनेव थे या व्लादिमीर लेनिन थे। तो अगर हम इस पार्टी के संस्थापक के तौर पर बात करें तो वहां उभर कर आए थे लेनिन। तो इसका सही आंसर है व्लादिमीर लेनिन। यानी कि इन्हीं के द्वारा इस एक बड़ी पार्टी की स्थापना की गई थी, जो बाद में हम देखते हैं तो जो सोवियत संघ था, उस सोवियत संघ नाम के संगठन को पूरे तरीके से पावर को कंट्रोल करने का काम इसी एक संस्था ने किया था।
तो लेनिन ने बोल्शेविक धड़ा जो है ये संगठित किया, जो आगे चलकर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ये आधार बना। यानी कि जो लेनिन के द्वारा बोल्शेविक लोगों का एक धड़ा यानी कि एक ग्रुप बनाया गया था, समूह बनाया गया था, वही आगे चल के हमें कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर हम चले तो बर्लिन की दीवार जो है इसे कब बनाया गया था? बर्लिन की दीवार को आप सभी लोगों ने बर्लिन की दीवार वाला प्रश्न पढ़ा होगा, तो पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। और इसी दीवार के बनने के साथ ही दुनिया जो है ये दो धड़ों में बट गई, यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। यानी कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई, जिसमें से पश्चिमी जर्मनी जर्मनी जो है ये बताता था कि हम पूंजीवादी लोगों के साथ हैं, वहीं पूर्वी जर्मनी का जो हिस्सा था ये पूरा का पूरा हिस्सा ये बताता था कि हम साम्यवादी व्यवस्था यानी कि सोवियत संघ के साथ है। तो बर्लिन की दीवार जो है उस को माना जाता है शीत युद्ध का प्रारंभ। क्लियर है? तो ये देखो यहां पर लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य शामिल थे? यानी कि टोटल देशों की अगर हम बात करें तो यहां पूछा गया है कि सोवियत संघ में कितने सारे देश जो है ये शामिल थे 1922 के लगभग जब इसका गठन किया गया। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा 15 के लगभग कंट्रीज जो है, जैसे आज के जमाने का जिसे हम रसिया यानी कि रूस कहते हैं, तो रूस के साथ साथ उसके आसपास में आपको जितने भी देश मिलते हैं, चाहे वो बेलारूस हो, इसके अलावा चाहे हम बात करें यूक्रेन हो, ये सारे के सारे देश एक जमाने में यानी कि 1991 के पहले तक सारे किस में आते थे? इसी ग्रुप में आते थे जिसे हम सोवियत संघ या सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यहां पर दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र। यानी कि इस टॉपिक की जब अपन बात करते हैं तो यहां पर अभी मैंने पिछले वाले टॉपिक में यानी कि पिछला वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें मैंने आपको एमसीक्यूज के बारे में बताया, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए। अब यहां पर हम दूसरे तरीके से आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम देखेंगे आपसे रिक्त स्थानों के बारे में, इस टॉपिक से संबंधित बात करेंगे। दोस्तों हमारे पास टॉपिक बहुत सारे हैं और टॉपिक्स में बहुत सारे, हर एक टॉपिक में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे, रिक्त स्थान भी मिलेंगे, सत्य असत्य भी मिलेंगे, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न भी मिलेंगे। लेकिन सारी की सारी चीजों को हम इस 1 घंटे की क्लास में कवर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर जो आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से आंसर के साथ दिए हैं। तो उसको डाउनलोड करके पढ़ना मत भूलिएगा। अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया तो आपकी बहुत सारी चीजें एग्जाम में यहीं से आ जाएंगी और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, मस्त। चलो बढ़ते अपन आगे। तो यूरोपीय संघ जो है उसकी एकीकृत मुद्रा को क्या पुकारा जाता है, यहां पर यह पूछा गया है। अब एकीकृत मुद्रा का मतलब क्या होता है? यानी कि सीधी सी बात है कि यूरोपीय संघ में जितने भी देश आते हैं उन सारे के सारे देशों के द्वारा एक कॉमन करेंसी होती है, यानी कि एक कॉमन मुद्रा होती है जो सारे के सारे देशों में चलती है। तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आप सभी ने नाम सुना होगा यूरो का नाम। क्लियर है? यूरो का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका नाम यूरो है, जिसे 1999 में अपनाया गया था और 2002 में भौतिक रूप से नोट और इसके सिक्के भी जारी किए गए थे। यानी कि 1999 में ये मुद्रा बनाई गई और मुद्रा को बनाने के बाद 2002 का जब समय आया तो इसके नोट और सिक्के भी यूरो के नाम से बनाए गए, जो बहुत सारे यूरोप के देशों में प्रचलित थे और आज भी हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यह प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में आपको यहां पर बताना है फिल इन द ब्लैंक में कि योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो है ये हुई थी। तो कौन सी योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है जिसे हम ओईसीडी के नाम से जानते हैं, उस संगठन की स्थापना हुई थी? तो यहां पर आप देखना मार्शल नाम की एक योजना थी, मार्शल योजना जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है, जो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण रूप से इसने भूमिका को निर्वहन किया, जिसने पश्चिमी यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण में सहायता की। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहां पर बच्चों कि यूरोपीय संगठन जो ये है आर्थिक सहयोग संगठन, ये दुनिया भर के सारे अमीर देशों का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो क्या करता है आपस में मिलकर अपने अपने डेवलपमेंट का काम करता है, एक दूसरे को डेवलप करने पर काम करता है और दुनिया में हमेशा आगे रहने पर यह काम करता है ये संगठन। ठीक है, तो ये मार्शल योजना के तहत इसका गठन जो है ये किया गया था, याद रखें। अब बात करते हैं बच्चों हम के आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामलों को देखने का काम करता है। तो यहाँ जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, आप लोगों के दिमाग में भी आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। यानी कि यहाँ पर स्तंभ के बारे में पूछा गया है कि आसियान नाम का जो संगठन है
उस आसियान नाम के संगठन के बहुत सारे जो स्तंभ है, यानी कि जो बहुत सारे पिलर्स हैं, भाग हैं, उनमें से एक कौन-सा भाग है जो क्या करता है, देशों की सुरक्षा के मामलों को देखता है? तो इसका सही आंसर अगर अपन देखते हैं तो इसका सही आंसर है एआरएफ, यानी कि जिसे कहा जाता है आसियान रीजनल फोरम। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है आसियान के अंतर्गत जो क्या करता है, उसके सदस्य देशों की सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखने का जो है काम करता है। कहां पर? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में। इसका तो मतलब होता है कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर है? इस तरीके से इसको जानते हैं हम आसियान नाम के ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका काम क्या है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देना। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कौन से वर्ष में मिला था? यूरोपीय यूनियन जो है उसे नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था? तो सबसे पहले मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बता देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल की 1896 के लगभग, यानी कि 1896 में मौत हुई थी, और उनकी मृत्यु के पहले ही उन्होंने क्या किया था, अपनी वसीयत को लिखा, और उस वसीयत में जितनी भी उनकी संपत्ति थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इस संपत्ति को मिलाकर एक ऐसे अवार्ड की स्थापना की जाए जो अलग अलग क्षेत्रों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग हैं, यानी कि बहुत बहु प्रतिभा वाले जो लोग हैं, उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाए। इसीलिए याद रखना 1901 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, और ये अवार्ड जो है कहां दिया जाता है, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में दिया जाता है। भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये पहली बार दिया गया था उनकी गीतांजलि नाम की रचना के लिए। ये भी आप सभी लोग याद रखें। तो अब हम इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूरोपीय संघ को यूरोप में शांति, सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2012 में। तो ये अगर आपने याद रख लिया तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको ये वाला प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, और कुछ और प्रश्नों की तरफ आपको लेकर चलता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं कि आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो आपको यहां पर दो काम बताने हैं। अब आपके वहां तो ऑप्शन में दिए होंगे, तो दो काम कौन कौन से हैं? तो पहला काम जो है यहां पर कि आर्थिक विकास को बहुत अधिक तेज करना। क्या काम है? आर्थिक विकास को तेज करना, और साथ में ही सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना। तो ये दो महत्वपूर्ण काम है जहां आपको वहां पर इनको भरना था। यहां पर हम बात करते हैं कि आसियान क्षेत्रीय मंच के बजाय आसियान के लक्ष्यों को बात करते हैं हम, तो इनके कामों में आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया को बहुत अच्छे से बढ़ावा देने का काम जो है इस संगठन का होता है, जिसे हम आसियान के नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हम। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, है ना? तो स्थापना जो है ये याद रखें आप सभी लोग कि 1994 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा मामलों पर संवाद के लिए एक संगठन है ये, जिसकी स्थापना 1994 के लगभग हुई थी, और यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और यह है हमारा अगला टॉपिक, जिसे हम जानते हैं समकालीन दक्षिण एशिया के टॉपिक के नाम से। तो अभी हमने पिछले दो टॉपिक्स के बारे में बात की, और दोनों टॉपिक्स में मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चंस बताए। पहले आपको मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, उसके अलावा मैंने आपको रिक्त स्थानों के बारे में बताया। तो अब ये वाला जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में आप देखेंगे सही जोड़ियां मिलाने वाला चैप्टर। तो देखो आप, एक तरफ क्या लिखा है, भारत पाक पहले वाले युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरा है कश्मीर विवाद इन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो ये आपको बताना है। तीसरा है आगरा शिखर वार्ता कब हुई थी, ये आपको बताना है। इसके अलावा भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता कब दी गई, तो ये बताना है आपको। अब यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पंडित नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ, और 1971। अब देखो कि भारत पाक वाले पहले वाले युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि 1965 के लगभग भारत और पाकिस्तान का पहला वाला युद्ध हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के उस युद्ध के समय पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे इस युद्ध में, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो यहां आप अगर आंसर्स को देखेंगे तो भारत और पाक के बीच में पहले युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री 1965 में। और इसी के बाद भारत के बाहर ताशकंद में एक समझौता हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी, इसी वाले समझौते के तहत। कश्मीर विवाद पर इन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या हुआ था, ये कार्यकाल में ये विवाद जो है ये हुआ था। तो कश्मीर का जो इशू है भारत में, यानी कि कश्मीर का जो विवाद है, ये किसके समय हुआ था? तो हम जानते हैं उस जमाने में, यानी कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो हम जानते हैं कि ये विवाद पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय काल में कश्मीर का विवाद हुआ था, है ना? चलो
अगली बात करते हैं कि आगरा शिखर वार्ता किस समय पर, है ना, पाकिस्तान के जो व्यक्ति थे यानी कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम थे या कह सकते हैं आप मुखिया जो थे वो कौन थे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ थे, यानी कि इनको राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के नाम से जाना जाता है, जो पहले पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हुआ करते थे और बाद में ये राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, तो आगरा शिखर वार्ता जो है ये जब 1999 के लगभग भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध के बाद जितनी भी सीमा से संबंधित जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये आगरा शिखर वार्ता हुई थी 2001 में आगरा में, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरी तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ जो है ये आए थे और इनके बीच में ये समझौता हुआ था। इसके बाद भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता कब दी गई थी एक देश के तौर पर, तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश जो है ये पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था और बांग्लादेश को एक अलग देश की मान्यता दी गई थी। कब? 1971 में, तो ये भी आप याद रखें। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और हमारा अगला चैप्टर जो है इसी से संबंधित, जिसमें हम बात करते हैं 1972 में ताशकंद समझौता जो है ये हुआ था। 1972 में जो है ये ताशकंद समझौता हुआ था, तो आपको एक बात बताना है यहाँ पर कि ये सत्य है या असत्य है। तो ताशकंद समझौते के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला वाला युद्ध हुआ था तो 1966 के लगभग ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, देखिए तो ताशकंद समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद में। ताशकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था। तो ये जो डेट यहाँ पर लिखी है 72 वाली, तो ये शिमला समझौता से संबंधित है। लेकिन पहली वाली जो डेट आपसे पूछी गई थी वो वाली जो डेट है वो ताशकंद समझौता से संबंधित नहीं है। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये सत्य है या असत्य है आपको बताना है। तो चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 बार युद्ध हुए, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में। पहली बार हुआ 1965 में, दूसरी बार हुआ 1971 में और तीसरी बार हुआ 1999 में। तो चलो देखो क्या है इसका सही आंसर। तो इसका आंसर है एकदम सही, है ना, कि ये जो कथन है ये एकदम सही कहा गया है कि यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था और भारत ने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की जो है ये हार हुई और पाकिस्तान की हार के बाद एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ, जिसे भारत ने 1971 में मान्यता प्रदान की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 1960 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो यहां पर याद रखना कि 1959 में यानी कि 1959 में नेपाल में चुनाव हुए थे और नेपाल में चुनाव होने के बाद वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो गया था, जिसे बाद में डिसॉल्व कर दिया गया था। 1960 में राजा महेंद्र सिंह ने संसद को भंग कर दिया और दलीय व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे लोकतंत्र समाप्त हो गया और वास्तविक बहुदलीय लोकतंत्र 1990 के आंदोलन के बाद स्थापित हुआ। यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हालांकि 1959 के चुनाव के साथ ही हो गई थी, लेकिन संसद को जब भंग कर दिया गया तो विधिवत तौर पर ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिली लोकतंत्र के रूप में ये 1990 के बाद शुरू हुई। ठीक है, तो ये कथन जो है ये असत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सार्क के 5 सदस्य राष्ट्र हैं। यहां पर यह कहा गया है कि सार्क में मेंबर कितने हैं? 5 मेंबर हैं। तो देखते हैं ये सत्य है या असत्य। तो देखो यहां पर ये भी असत्य कथन है, क्योंकि सार्क में अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में इसमें लगभग 8 के करीब मेंबर हैं। पहले इसमें 7 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 2007 के लगभग इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। तो अफगानिस्तान के जुड़ने के साथ ही ये संगठन जो है ये 8 सदस्यीय संगठन बन गया। ये सार्क वाला। अब इस सार्क वाले संगठन में अगर हम सदस्यों की बात करें तो कौन कौन से मेंबर हैं, तो इसमें मालदीव भी है, मालदीव के साथ भूटान भी है, भूटान के साथ बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है और नेपाल है। ये सारे के लगभग 8 के करीब देश जो है ये सार्क वाले संगठन में आपको देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, इन्होंने पूछा है तो बताना है अपने को सत्य या असत्य है। और ये
मध्य प्रदेश की 2024 की परीक्षा में पूछा गया सीधा सीधा प्रश्न है, इसलिए आप इसे स्टार बनाकर चलिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। और मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पर हमने सारे के सारे चैप्टर्स को प्रयास किया है कि आपको एक बार बताने की कोशिश करूं, ताकि सारी चीजों पर आप एक बार निगाह मार लें एग्जाम में जाने से पहले। इन चीजों को लेकर आपको डिटेल क्लासेस जो है आने वाले समय में मिलेंगी, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ, यानी कि ये तो मैंने आपको कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ सेक्शंस जो है बताए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बताए हैं ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके। बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ में सारे चैप्टर और सारे चैप्टर्स के जितने भी वस्तुनिष्ठ हैं वो सारी चीजें आपको, वन लाइनर है, वस्तुनिष्ठ है, सत्य असत्य है, सही जोड़ियां है, रिक्त स्थान है, सारी आपको कंप्लीट उस पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसलिए उस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करें। चलिए, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ये इन्होंने पूछा है, तो ये एकदम सही है, जो कि सार्क का सचिवालय भी है, जिसे प्रशासनिक मुख्यालय कहा जाता है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये स्थित है, और इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को हुई थी। क्लियर है? चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यहां पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यहां पर स्थित है, आपको बताना है पेरिस में है, हेग में है, जिनेवा में है, या न्यूयॉर्क में है। तो इनमें से चार ऑप्शन अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हमें मिलता है नीदरलैंड में देखने को, और नीदरलैंड में एक जगह है जिसे कहा जाता है द हेग। तो याद रखें आप सभी लोग कि द हेग में आईसीजे का मुख्यालय जो है ये स्थित है, जिसका काम क्या होता है, दुनिया के अन्य देशों में, यानी कि दुनिया के तमाम देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, जैसे मान लो भारत का विवाद, पाकिस्तान का विवाद, अमेरिका का विवाद, भारत का विवाद, पाकिस्तान का विवाद और बांग्लादेश का विवाद, किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के जो विवाद होते हैं, यानी कि दो देशों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, तो उसे जिस कोर्ट में सुना जाता है वो कोर्ट है कौन सा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। लेकिन याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अगर कोई फैसला देती है तो उस फैसले को देश माने ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि अगर उसने ये कह दिया कि पाकिस्तान को मैं कहता हूं कि अब तुम कश्मीर के मुद्दे को बार बार नहीं उठाओगे और तुम वापस चले जाओ, कश्मीर को छोड़ दो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है उसे पाकिस्तान माने, वो मना भी कर सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अगली बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, महासभा है, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, या सुरक्षा परिषद है, या न्यास परिषद है। इतने सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, सुरक्षा परिषद जो है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग माना जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो शांति और सुरक्षा पर निर्णायक अधिकार सुरक्षा परिषद के पास होते हैं। इसमें टोटल अगर हम बात करें तो परमानेंट मेंबरों की संख्या होती है 5, और 10 मेंबर जो है ये अस्थायी होते हैं, यानी कि स्थायी मेंबर 5 होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी मेंबर्स को आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो या निषेधाधिकार की शक्तियां होती है। ठीक है, तो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे देश हैं और किनको वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा से संबंधित एजेंसी कौन सी है, यानी कि वो संस्था कौन सी है जो न्यूक्लियर यानी कि परमाणु को उपयोग को नियंत्रित करने का काम करती है और बताती है कि हमें परमाणु का बेहतर से बेहतर प्रयोग कैसे करना चाहिए, वो एजेंसी कौन सी है। तो देखो आप यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण समिति है, यूएन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है ये वो संगठन है जो दुनिया भर में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने का काम करती है। यानी कि हमें उसका प्रयोग एटम बम बनाने नहीं करना है, हमें उसका प्रयोग बिजली बनाने में करना है, और एटम का प्रयोग जहां जहां यानी कि परमाणु का प्रयोग जिस अच्छे काम में हो सकता है हमें उस काम में इसका प्रयोग करना है, ना कि पता चले आपने बम बनाया और बम बना के पाकिस्तान के ऊपर फेंक दिया, ये काम अपने को नहीं करना है। तो ये संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है जिसे हम कहते हैं वियना। तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है, और 1957 के लगभग जो है ये संगठन स्थापित हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है। देखिए आप
ये एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न इसी तरीके का सेम टू सेम दिया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी में अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आपकी एमपी बोर्ड के एग्जाम में भी ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इसको स्टार बनाकर चलिएगा। अगर आपने स्टार बना लिया मतलब सीधा सा है कि फिर आपको इस वाले प्रश्न में या इस तरीके के किसी और प्रश्न से डरने की जरूरत नहीं है और एकदम मस्त तरीके से आप इसको सही कर दोगे। देखो, तो यहां पर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ, इनमें से बताना है कि इसका उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। यानी कि बात करते हैं हम कि विश्व व्यापार संगठन के बाद, इसके समाप्त होने के बाद कौन सा संगठन बना, तो ये याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ये संगठन पहले हुआ करता था और फिर बाद में ये क्या बन गया, विश्व व्यापार संगठन ने इसकी जगह ले ली। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला, तो इसे हम एकदम सही आंसर मान लेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ये मध्य प्रदेश की परीक्षा 2024 में पूछा गया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसे आपको बिल्कुल स्टार बनाकर चलना है। क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव यूथॉन्ट ट्रिगेवेली, बुतरस बुतरस घाली और कोफी अन्नान, ये सारे लोगों के नाम यहाँ लिखे हैं। निश्चित रूप से ये सारे के सारे चार के चार मेंबर जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये चार के चार मेंबर जो है ये यूएन के जो है ये अध्यक्ष रहे हैं सब कभी ना कभी। लेकिन यहाँ पूछा गया है महासचिव के तौर पर, यानी कि महासचिव रहे हैं कभी ना कभी। यहाँ पूछा गया पहले वाले महासचिव कौन थे, तो पहले वाले महासचिव थे यहाँ पर नॉर्वे के रहने वाले ट्रिगवेली। क्लियर है, तो नॉर्वे के रहने वाले जो ट्रिगवेली थे, ये उस दौर में पहले महासचिव हुए थे यूएन के। और कब हुए थे ये, तो ये बात भी आप ध्यान रखें, ये हुए थे 1945 के लगभग। क्लियर है, 1945 के लगभग ये यूएन के पहले अध्यक्ष हुए थे, या कह सकते हैं आप महासचिव हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर कितने राष्ट्रों को प्राप्त है। अब देखो, मैंने आपको बताया था सुरक्षा परिषद के बारे में, जो यूएन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है या सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य होते हैं परमानेंट वाले यानी कि स्थायी वाले, और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी वाले। अब जो स्थायी वाले सदस्य होते हैं उन लोगों के पास एक अलग पावर होता है, जिसे अलग शक्ति होती है, बहुत खतरनाक वाली शक्ति, जिसे कहते हैं हम वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी प्रकार के मुद्दे पर कोई निर्णय लेना है, और अगर इन 5 देशों में से कोई भी एक देश मना कर देता है कि मैं इस निर्णय से समर्थन नहीं करता हूं या मैं इस निर्णय पर अपनी सहमति नहीं देता हूं, तो वो निर्णय यूनाइटेड नेशन में फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको आगे लागू नहीं किया जाएगा। तो ये पावर है इनके पास, जिनमें 5 राष्ट्र जो है अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन, इनके पास ये क्या है, वीटो पावर, यानी कि यूएन के यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णयों पर ये वीटो लगा सकते हैं। वीटो का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, यानी कि अगर ये 5 देशों में से 4 देश जो है वो ये कहते हैं कि हमें फलाना काम करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें से एक देश, मान लीजिए चाइना, हमेशा कहता है किसी न किसी चीज को लेकर, अगर चाइना कह देता है कि नहीं साहब मुझे इन 4 चीजों से मतलब नहीं है, या मुझे इन 4 लोगों की बात पर यकीन नहीं है और मैं तो नहीं चाहता कि ये चीज हो, तो फिर वो चीज नहीं होगी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि कब हुई थी, जैसे एनपीटी के नाम से जानते हैं, ये कब हुई थी, तो ये 1968 में हुई थी। तो इसके माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की एक वैश्विक पहल है। अब देखो, इसको मैं आपको समझा देता हूं आसान भाषा में, कि बहुत सारे देशों के पास परमाणु एनर्जी है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, परमाणु एनर्जी का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। अब गलत तरीके से प्रयोग का मतलब क्या, पर क्या अच्छा भी प्रयोग होता है परमाणु का, तो बुरा प्रयोग क्या होता है। तो अच्छे प्रयोग की जब हम बात करते हैं, तो अच्छे प्रयोग का मतलब है कि जब आप उस परमाणु से परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, यानी कि एटॉमिक एनर्जी बनाते हैं, तो उसे एक अच्छा प्रयोग माना जाता है। वहीं अगर आप उस परमाणु का प्रयोग परमाणु बम बनाने में करते हैं या किसी और गतिविधि में करते हैं, तो उसे माना जाता है इसका गलत प्रयोग। इसीलिए 1968 में एक संधि हुई, जिसमें यह कहा गया कि दुनिया भर के तमाम देशों को इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए, ताकि हम दुनिया को परमाणु के खतरे से मुक्त करा सके, यानी कि दूर रख सके। क्योंकि 1945 में आप जानते हैं कि जापान में क्या हुआ था, परमाणु बम फेंक दिया था अमेरिका ने।
इस वजह से पूरा का पूरा जापान, हिरोशिमा, नागासाकी सारे के सारे जो शहर हैं ये तहस-नहस हो गए थे। तो ऐसी घटना दुनिया में बार-बार ना हो इसलिए एक संधि बनाई गई और इस संधि में ये कहा गया कि हम अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार के परमाणु के गलत प्रयोग को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन याद रखना भारत जो है, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि उसने ये कहा कि दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं जिन्होंने अपने खुद के परमाणु बम बना लिए, तो खुद तो बम बना लिया आपने और उसके बाद ये संधि लेके आ गए कि अब दुनिया के दूसरे देश भी अपनी सुरक्षा नहीं करें। तो हमने तो बना लिया लेकिन हम दूसरे को नहीं बनाने देंगे। तो भारत ने इस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए एनपीटी पर, तो ये बात भी ध्यान रखना। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका मुख्यालय हमें बताना है कहाँ पर है? तो आईएमएफ के तौर पर जिसे जाना जाता है ये है आपका वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर है? अब वॉशिंगटन डीसी में ये जो मुख्यालय ये काम क्या करता है शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो आईएमएफ का काम होता है किसी भी संस्था को, किसी भी देश को छोटी अवधि के लिए यानी कि बहुत छोटे समय के लिए बहुत बड़ी ब्याज दर पर लोन देना। वहीं विश्व बैंक जो होता है, विश्व बैंक का काम होता है कि बहुत छोटी सी दरों पर यानी कि बहुत छोटे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बहुत लंबे समय के लिए लोन देना तमाम देशों को या तमाम किसी भी संस्था को। तो ये दोनों में डिफरेंस है आईएमएफ में और विश्व बैंक में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करते चलिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी हमें कर लेना है ताकि ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए से प्यारे प्यारे वीडियो हमारा संस्थान लेकर आता रहे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यूनेस्को ने 2018 के लिए किसे विश्व पुस्तक राजधानी जो है ये घोषित किया है? तो यहाँ पर मलेशियाई जोसिया नाम का जो शहर है उसे किया है विश्व की पुस्तक राजधानी। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जहां पर पुस्तकों की बहुत भरमार हो उसे पुस्तक राजधानी कहा गया है और वो है मलेशिया का एक शहर जिसे हम जासिया के नाम से जानते हैं और ये 2018 के लिए इसे घोषित किया गया था। अगली बात करते हैं यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। देखो मध्य प्रदेश की 2024 की परीक्षा में पूछा गया ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्रश्न है? तो यूनेस्को का पूरा नाम आपको बताना है। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? कि संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक शैक्षणिक संगठन। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 के लगभग हुई थी। कहां पर? तो याद रखें पेरिस में इसका मुख्यालय है। किसका? यूनेस्को का। और यूनेस्को पूरी दुनिया भर के जितने भी सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो भी स्थल हैं या धरोहर हैं उनको क्या करता है? संरक्षण करने का काम करता है और संरक्षण करके उन्हें विश्व विरासत स्थलों के रूप में घोषित करने का काम भी यूनेस्को ही करता है। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। चलिए तो अगली बात करें हम समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये हमारा अगला टॉपिक है और इस टॉपिक में सबसे पहले चलते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव की ओर। तो यहां पर हम फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला पर आ गए यानी कि जो हमारे आगे के चैप्टर हैं इसमें हम वस्तुनिष्ठ श्रृंखला पर आ गए और यहां पर संयुक्त राष्ट्र संगठन है। कैसा संगठन है? राष्ट्रीय संगठन है या अंतरराष्ट्रीय संगठन है या यहाँ पर प्रादेशिक यानी कि क्षेत्रीय संगठन है या यहाँ क्षेत्रीय संगठन है? तो आपको यहाँ बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर आप सभी लोग जानते ही हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है और वो क्या करता है? दुनिया भर में शांति स्थापित करने का काम करता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्लियर है? क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इस संस्था को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में हम जानते हैं जो दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है कि रेड क्रॉस संबंधित है। दुनिया भर में रेड क्रॉस जो है एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है यानी कि लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। तो हमें यहाँ बताना है इसका संबंध किससे है? व्यापार से है प्यारे बच्चों, किसान से है, चिकित्सा से है या मजदूरों से है? तो इन चार के चार ऑप्शन में सबसे जो आपका बी नंबर का ऑप्शन है चिकित्सा, ये यहाँ पर सही होगा। यानी कि रेड क्रॉस नाम की जो सोसाइटी है, जो संगठन है, ये दुनिया भर में चिकित्सा से संबंधित या आपदा और राहत से संबंधित कार्यों को करता है। इसी को लेकर एक दिवस भी मनाया जाता है और वो है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस को हम मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस को स्वास्थ्य के तौर पर हम मनाते हैं। तो याद रखना चिकित्सा से संबंधित यह संगठन जो है जुड़ा है। अगला प्रश्न है आपका 1972 की जैविक हथियार संधि जो है कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी?
यानी कि जो जैविक हथियार जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर हम जानते हैं, बायो वेपन के तौर पर जानते हैं, उन वेपन्स वाली जो संधि यानी कि उन हथियारों की जो संधि थी, वो संधि जो है ये कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर है 192 देशों ने व्यापक रूप से ये संधि को स्वीकार किया और देशों ने यहाँ पर क्या किया, हस्ताक्षर किए कि भैया जैविक हथियारों को हम कुछ नियम कायदे कानूनों के साथ बनाएंगे, इसके बाहर जाकर नहीं। तो इतने प्रश्नों को भी अपन ने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर और ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी कि जिसे एबीएम के नाम से जानते हैं, ये किस वर्ष हुई थी? अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को आप जानते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है ना? बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो पैराबोला के तौर पर जाती है, यानी कि बात करें हम तो परवलयाकार एक मार्ग को फॉलो करते हुए जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। और याद रखना यहाँ लिखा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, यानी कि इस तरीके की संधि जिससे इन मिसाइलों को गलत इस्तेमाल ना हो। तो इस प्रकार की संधि जो है ये कब हुई थी? तो यहाँ आप ध्यान रखें 1972 में संधि को किया गया था। मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर कठोर सीमाएं तय कर दी गई थी ताकि कोई इन तकनीकों का बुरी तरीके से या गलत तरीके से इस्तेमाल ना करने पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है कि परमाणु अप्रसार संधि। ये देखो फिर से एक बार यही प्रश्न आ गया कि 1900 आपका 2022 में भी आया और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ आपको बताना है कि ये कब हुई थी, 1968 में, 67 में, 1944 में या 1962 में। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, 1968 में। एनपीटी पर 1968 में हस्ताक्षर हुए थे और 70 से ये प्रभावी हो गया था पूरी दुनिया भर में, यानी कि अब इसे लागू कर दिया गया था 1970 से। ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये है हमारा टॉपिक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इस टॉपिक पर जब हम जैसे एंटर करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान भरने का। और प्रश्न यहाँ पर क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर और किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ बनाया गया था। तो 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे और दो इसके मेंबर थे, जिनमें एक थे हृदय नाथ कुंजरू और एक थे के एम पाणिकर। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है ये 1955 में दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसे हम 7वां संविधान संशोधन कहते हैं। और इसके माध्यम से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जिसमें से हमारा मध्य प्रदेश भी एक राज्य था जिसका गठन छत्तीसगढ़ के साथ मिलाकर 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये प्रश्न को आप ध्यान रखना कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगली बात, हिंदुओं के प्रति अत्याचार के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में क्या प्रारंभ हुआ था? यानी कि जब हिंदुओं के प्रति भारत देश में अत्याचार हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया के बाद भारत में क्या हुआ? तो यहां पर अगर हम इस प्रकार के प्रश्न को देखें तो क्या होगा कि जब कोई हिंदुओं को दबाने का काम करेगा, हिंदुओं के प्रति अत्याचार करेगा तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति अत्याचार की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी कई स्थानों पर मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे जो है ये प्रारंभ हो गए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं तो यहाँ पर है जूनागढ़ और को देश में अपनी रियासत का विलय करना चाहता था। तो कौन से देश में जो है जूनागढ़ नाम की रियासत मिलना चाहती थी? तो आप सभी लोगों ने जूनागढ़ को आप जानते होंगे, आपने अगर शायद नहीं सुना है बच्चों तो मैं बता देता हूँ। गुजरात वाला जो क्षेत्र है, गुजरात राज्य, वहां पर है ये जूनागढ़ नाम की रियासत, बिल्कुल पाकिस्तान से लगी हुई। तो याद रखना कि जब भारत में बहुत सारी रियासतों को मिलाने का काम चल रहा था, जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद सारी रियासतों को मिलाने का काम चल रहा था, तो उसमें से एक रियासत थी जूनागढ़, जिसके नवाब ये मानते थे या ये चाहते थे कि चूंकि हमारी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं, इसलिए हमें जूनागढ़ के राजा होने के नाते या नवाब होने के नाते पाकिस्तान जाना चाहिए। और पाकिस्तान के उस जमाने के जो सर्वे सर्वा थे जिनका नाम आप जानते होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी यही चाहते थे कि ये जो नवाब है ये जूनागढ़ को लेकर हमारे देश ही मिल जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। तो जूनागढ़ का नवाब जो था, जिसकी आबादी मुख्यतः हिंदू थी, यानी कि जूनागढ़ वाले क्षेत्र में ज्यादा हिंदू रहते थे और मुस्लिम कम रहते थे, लेकिन फिर भी नवाब चाहते थे कि ये जो जूनागढ़ है ये पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो भारत की सरकार को उसमें शामिल होना पड़ा और भारत की सरकार ने वहां पर जनमत संग्रह कराया। और जनमत संग्रह में ज्यादातर लोगों ने इस बात पर अपना वोट दिया कि हमें भारत के साथ मिलना है, ना कि पाकिस्तान के साथ।
इसलिए जूनागढ़ नाम की रियासत जो है उसे पाकिस्तान में मिलाने की बात नवाब कर रहे थे, लेकिन बाद में ये भारत में ही मिला। तो इसका सही आंसर क्या है कि नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि रजवाड़ों के से संबंधित रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को क्या कहा जाता था। यानी कि भारत के अंदर जितने भी राजाओं के राज्य थे, उन राजाओं ने जब भारत की सरकार के साथ बैठकर एक दस्तावेज पर यानी कि एक डॉक्यूमेंट पर जब हस्ताक्षर किए, साइन किए, उस साइन वाले डॉक्यूमेंट को यानी कि उस दस्तावेज को क्या कहा जाता था। ये प्रश्न मध्य प्रदेश 2023 की परीक्षा में पूछा गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें स्टार बनाकर जरूर चलिएगा। अब देखो आप यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा है, तो उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कि देसी रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उसके समय भी जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, तब उस हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट को यानी कि उस दस्तावेज को भी क्या कहा गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इसे आप ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय रियासतों की संख्या उस जमाने में कितनी थी। यह प्रश्न भी देखो दो बार पूछा गया, मध्य प्रदेश 2022 में और 2024 में इस प्रश्न को पूछा गया है, यानी कि यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो आपसे यह पूछा गया है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 के लगभग, तो उस समय भारत में रियासतों की संख्या, रियासतों का मतलब सीधा सा क्या है, ऐसे क्षेत्र जहां पर राजा महाराजा राज करते थे उनको कहा जाता है रियासतें। तो रियासतों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पूछा गया है ये। तो रियासतों के नंबर था कितना, 565। कितनी रियासतें थी, 565। अब आप देखो इन्हीं 565 रियासतों को बिना किसी दूसरे देश में गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत में मिलाने पर राजी कर लिया। सारे राजा जो थे उन राजाओं को साथ में बिठाया, उनसे बातचीत की और उनको भारत के बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि भारत के साथ मिलने में आपकी भलाई है और किसी देश के साथ नहीं। उन सारे राजाओं ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली और उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने आप को और अपनी पूरी रियासत को भारत में मिला दिया। इस वजह से उनको कहा जाता है भारत का लौह पुरुष या भारत का विस्मार्क, जिन्होंने क्या किया, भारत के पूरे तरीके से एकीकरण करने का काम किया था। समझ में आ गई बात। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत में बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं, एकता के सूत्रधार माने जाते हैं। तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में भारतीय रियासतों की संख्या 565 थी, या देशी रियासतों की संख्या इतनी थी जिन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। 22-24 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब आता है हमारा अगला चैप्टर और ये है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब यहां पर जब हम बात करेंगे तो यहां पर एक दल के प्रभुत्व के दौर वाले चैप्टर में मैं आपको एक सेक्शन बताता हूं, जैसे सही जोड़ियों को हम यहां पर लेकर चलते हैं। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ भी कर सकते थे, यहां पर हम रिक्त स्थान भी कर सकते थे, यहां पर हम सत्य असत्य भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों हमारे पास समय बहुत सीमित है बच्चों, तो हमें उस सीमित समय में सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। देखो तो यहां पर पूछा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और यहां दिया गया है ए के गोपालन। केरल के कम्युनिस्ट नेता कौन थे, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये, इनका संबंध किस चीज से है, मीनू मसानी का संबंध किससे है, अशोक मेहता का संबंध किससे है। तो यहां पर हमें इसके बारे में बताना है। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 के लगभग की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इसमें की गई। केरल के कम्युनिस्ट नेता के तौर पर ए के गोपालन को जाना जाता है। वहीं भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है 1951 में हुई। अब ये भारतीय जनसंघ क्या है, तो आज के समय आप जिसे भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के तौर पर जानते हैं, वही बीजेपी 1980 से पहले क्या थी, भारतीय जनसंघ थी, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और स्थापना किसने की, देखो आप आगे ही लिखा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हुआ करते थे। और जो मीनू मसानी है ये स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थी, और अशोक मेहता जो है ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे यहाँ पर, और नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित इस टॉपिक में मैं आपको बताता हूं कुछ कुछ क्वेश्चन। जैसे वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, हमें सत्य और असत्य में से बताना है, तो ये कथन सत्य है या असत्य है। तो वर्गीज कुरियन का अगर आपने नाम सुना होगा तो इन्हें भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने भारत में दूध की नदियां बहा दी। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ना भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और उनके नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड नाम का कार्यक्रम जो है चलाया गया, जिसमें
सबसे ज्यादा दूध का उत्पादक भारत को इन्होंने बना दिया था और अमूल की सफलता में उनका अमूल्य योगदान रहा है। आपने सुना है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे हम अमूल कहते हैं। आप लोगों ने ऐड भी सुने होंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये जो अमूल है ना, ये है यहाँ पर आनंद नाम की जगह पर है गुजरात में, जिसको स्थापित कराने में वर्गीज कुरियन जी का बहुत बड़ा योगदान था। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक में बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे विकराल था। ये यहाँ पर पूछा गया है कि ये सही है या गलत है। तो 1960 के दशक में पूछा गया है, तो ये कथन एकदम सही है। तो 1960 के दशक के मध्य में विशेष तौर पर 65 और 67 के लगभग बिहार में, या कहें तो भारत में ही गंभीर सूखे के हालात थे और भारत ने बहुत बड़ी अकाल का सामना किया। लेकिन उस पूरे के पूरे सूखे और अकाल के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य प्रभावित हुआ था तो वो राज्य था बिहार। तो याद रखना, राज्यों में से एक था जहां खाद्यान्न का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया और मृत्यु दर जो है ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग भूख से मरने लगे। ये यहां पर हुआ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि उड़ीसा के पॉस्को प्लांट में विरोध प्रदर्शन किया गया था। बताना है सत्य और असत्य। तो ये कथन एकदम सत्य है कि दक्षिण कोरिया स्टील कंपनी, जिसका नाम था पॉस्को, द्वारा प्रस्तावित स्टील प्लांट का भारी विरोध लोगों के द्वारा, आदिवासी समुदाय के द्वारा किया गया था और किसानों ने विस्थापन और आजीविका के खतरे को लेकर इस परियोजना का विरोध किया था। यानी कि जहां पर यह पॉस्को का प्लांट लगाया जाना था, वहां पर बहुत सारी जगह इसके इस्तेमाल में आती। तो लोग जो वहां रह रहे थे, पहले से जो जनजातियां थी, जो किसान थे, उन लोगों को उस जगह से हटाना पड़ता और जब उनको हटाते तभी वहां पर कंपनी बनती। तो लोगों ने ये कहा कि ये तो हमारा घर है, हमारी जमीन है, तो हम इस क्षेत्र को छोड़कर क्यों जाएं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहने वाले हैं। तो जब उनसे ये बात कही गई तो लोगों ने क्या किया, इसका बेहद बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया था, इस पॉक्सो नाम के प्लांट का। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1866 की प्रथम हरित क्रांति में संचित क्षेत्रों में चावल और मक्का के उत्पादन पर बल दिया गया था। यानी कि यहाँ ये कहा गया है कि जब पहली वाली हरित क्रांति थी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन था पहला वाला, तो उसमें चावल और मक्का के उत्पादन पर बल दिया गया था। तो यहाँ पर बताना है हमें कि ये कथन जो है ये सही है या असत्य है। तो देखो आप, ये है एकदम असत्य कथन, क्योंकि यहाँ पर मुख्य फोकस जो था ये गेहूं के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। तो गेहूं का उत्पादन को लेकर था, जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया गया था। और यहाँ पर कृषि में अच्छे अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया था, किसानों को बढ़िया पानी दिया गया और तकनीकी दी गई ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। तो हरित क्रांति में आप लोगों ने नाम सुना होगा एक व्यक्ति का, जिन्हें कहा जाता है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं दुनिया के स्तर पर हम देखते हैं तो दुनिया के स्तर पर आपने नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई। बताना है ये कथन सही है या गलत है। तो 2020 में नीति आयोग नहीं बना, नीति आयोग बना था आपका, लगभग हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नीति आयोग जो है इसके पहले एक संगठन था जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं, जो 1950 में बना था योजना आयोग। योजना आयोग को खत्म किया गया और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका काम क्या है, बात करते हैं भारत के बदलाव को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर ऐसी आर्थिक नीतियां बनाना जिससे भारत जो है ये निरंतर तौर पर विकसित देश की ओर बढ़ने बढ़ने पाए। ठीक है, अभी भारत क्या है, विकासशील देश है, भारत को विकसित देश बनना है 1947 तक। इसीलिए नीति आयोग जैसे संगठन को बनाया गया। ये भारत का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की, और ये है आपका टॉपिक, भारत के वैदेशिक संबंध। अब इस वैदेशिक संबंध से संबंधित जो टॉपिक है ये है आपका कि भारत चीन युद्ध जो है 1862 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय प्रधानमंत्री तो हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रश्न प्रधानमंत्री जी से नहीं है, प्रश्न है रक्षा मंत्री से संबंधित। तो रक्षा मंत्री कौन यहाँ पर हुआ करते थे उस जमाने में, तो आप देख सकते हैं VK कृष्ण मेनन जो है ये उस जमाने में रक्षा मंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के जमाने में रक्षा की नीतियों की समीक्षा और नेतृत्व उन्हीं के जिम्मे हुआ करता था। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस नौकरशाह हैं जिन्हें हम कहते हैं S जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर के नाम से हम जानते हैं। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है, यहाँ आप ध्यान रखना, ये विदेश मंत्रालय के शीर्ष पर रहते हुए भारत की कूटनीति और वैश्विक सहभागिता का संचालन करते हैं। तो बहुत सारे देशों में ये भारत के राजदूत भी रहे
और राजदूत बनने के बाद जब ये उस पद से रिटायर हुए तो उसके बाद फिर इनको विदेश मंत्री के तौर पर बनाया गया और वर्तमान में ये राज्यसभा से सांसद हैं और भारत में विदेश मंत्रालय के मुखिया हैं एस जयशंकर जी, इनको आप जानते हो। ताशकंद समझौता हुआ था। अब आप जल्दी से याद करो, मैंने पीछे आपको ताशकंद समझौते के बारे में बताया था कि ताशकंद समझौता आपका जनवरी के महीने में हुआ था। कब? 1966 में। कहां पर हुआ था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद नाम के स्थान पर, है ना। मध्यस्थता किसकी थी? तो मध्यस्थता करी थी सोवियत संघ ने। सोवियत संघ बीच में आया था और उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती करवाने का प्रयास किया था। और उसी समय ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत से कौन गए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करने के बाद जब वो अपने होटल के बेडरूम में गए, खाना वाना खाया और उसके बाद जब सुबह दरवाजा खोला गया तो उनकी डेड बॉडी वहां से मिली, यानी कि रात में उनकी मौत वहां हो चुकी थी संदिग्ध परिस्थितियों में। और आज तक भी भारत को यह पता नहीं चला कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी विषम परिस्थितियों में या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि ताशकंद समझौते के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी। सन 1966 में भारत पाक युद्ध के बाद ये शांति समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व किसे माना जाता है? यानी कि विदेश नीति को पूरे तरीके से कंट्रोल कोई चीज अगर करती है तो वो कौन सा मामला होता है, कौन सा तत्व होता है? तो भू राजनीतिक स्थिति, यानी कि जियो पॉलिटिकल आपकी जो इमेज है या जियो पॉलिटिकल जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। यानी कि दुनिया के नक्शे पर आप कहां पर स्टे करते हैं, यानी कि दुनिया के नक्शे पर आपका आपका देश कहां पर है, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जैसे भारत है, भारत कहां पर है? दुनिया के नक्शे में ऐसे स्थान पर है जहां पर वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि उसके पास समुद्री सीमा भी है, यानी कि उसके पास महासागर भी है, महासागर के साथ साथ हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला भी है, ताकि चाइना जैसे देश जो है उसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकते। तो ऐसी उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो विदेश नीति का मुख्य निर्धारक तत्व जो है ये भू राजनीतिक स्थिति है। भौगोलिक स्थान, पड़ोसी और सामरिक प्रवेश नीति की दिशा जो है ये तय करते हैं कि आपके पड़ोस में कौन सा देश है, कैसा है, अच्छा है, नहीं है, ये सारी चीजें। अगला है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? ये प्रश्न जो है मध्य प्रदेश 2025 की परीक्षा में पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। गुट निरपेक्षता, नॉन कोऑपरेशन या इसे हम नॉन अलाइंड के नाम से जानते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि ऐसा संगठन या एक ऐसी विचारधारा जिसमें हम किसी भी संगठन के साथ शामिल ना हो और हम अपने आप को अलग थलग रखें, ये होता है गुटनिरपेक्ष। यानी कि अगर दो दोस्तों की लड़ाई हो गई और दो दोस्तों में से दोनों दोस्त कह रहे हैं कि तू मेरा साथ देगा कि तू मेरा साथ देगा, तो गुटनिरपेक्षता का मतलब यहां पर सीधा सा है कि भाई आप दोनों आपस में लड़ाई को खत्म करो, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। तो दोनों दोस्त आपस में सोचे कि यार अगर मैं लड़ा अकेले तो मैं हार जाऊंगा, दूसरे ने सोचा मैं लड़ा तो मैं हार जाऊंगा, तो एक काम करते हैं नहीं लड़ते हैं, तुम भी अपने घर जाओ हम भी अपने घर जाते हैं, इसने तो साथ देने से मना ही कर दिया। तो ये है गुटनिरपेक्षता जिसकी शुरुआत भारत ने करी। ठीक है। तो किसी सैन्य या राजनीतिक गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना ही क्या है? गुट निरपेक्षता है। तो वैचारिक या सुरक्षा गुट का सदस्य बने बिना राष्ट्रीय हितों के अनुरूप लचीली कूटनीति को अपनाना ही क्या है? गुट निरपेक्षता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना जैसे एक और टॉपिक की। और यहां से संबंधित भी प्रश्न मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक जो है बताता हूं। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा, या पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये पूछा गया है मध्य प्रदेश की परीक्षा 2025 में। गरीबी हटाओ का नारा, यानी कि गरीबों को नहीं हटाओ, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 का जब चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री की कैंडिडेट इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था आम चुनाव में कि गरीबी हटाओ। इसी से सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों की दिशा जो है ये स्पष्ट हुई थी। ठीक है। हालांकि आज तक गरीबी नहीं हटी है लेकिन नारा बहुत पहले दे दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जीता गया था? देखो आप, मध्य प्रदेश 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब आप देखो, 1969 में एक घटनाक्रम आपको बताता हूं हुआ क्या था। उस जमाने में राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था जाकिर हुसैन जी। उस जमाने में उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था वीवी गिरी। ठीक है। प्रधानमंत्री उस जमाने में हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी। तो अचानक से जाकिर हुसैन साहब जो उस दौर के राष्ट्रपति थे उनकी हो जाती है मृत्यु।
मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक के तौर पर राष्ट्रपति का पद दे दिया जाता है। तो राष्ट्रपति कौन बन गए कार्यवाहक के तौर पर? बीबी गिरी। और बीबी गिरी को ही बाद में 1969 में स्वतंत्र कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस ने क्या बनाया? भारत का राष्ट्रपति। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? बीबी गिरी इसका सही आंसर होगा कि 1969 के उपचुनाव में स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में इन्हें क्या किया था? राष्ट्रपति का चुनाव जीता था बीबी गिरी जी के द्वारा। चलिए, तुम्हारा अगला प्रश्न है समाजवादी नेता कौन थे? ये मध्य प्रदेश 2025 में पूछा गया बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था। यहां पर बात करें हम समाजवादी नेता के तौर पर, तो नाम आएगा राम मनोहर लोहिया का। तो ये सही आंसर है। राम मनोहर लोहिया जी के बारे में आपको बता देता हूं कि ये भारत के प्रसिद्ध समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर और उसको बेहतर करने के लिए चार खंबा सिद्धांत जो है ये दिया था। तो भारतीय समाजवादी आंदोलन के प्रमुख विचारक और नेता, जिन्होंने समानता, स्वराज और सामाजिक न्याय पर जो है बहुत अधिक बल देने का काम जो है ये किया था। तो ये था हमारी इस स्लाइड का आखिरी प्रश्न। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से बच्चों अनुरोध मैं करता हूं कि सभी लोगों को आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी समस्या हो, जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप भरिएगा, सभी लोग भरिएगा, ताकि आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया, आप सभी लोगों के सुझाव हमारी टीम को मिल सके और हमारी टीम आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर आ सके। आप सभी लोगों को इस पूरी की पूरी क्लास की जो पीडीएफ है ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जितने चैप्टर्स मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाए हैं उनके साथ साथ और भी तमाम चैप्टर आपको उस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, तो जरूर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक भी करें और अपना कमेंट भी जरूर करें। और अगर ये चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।